नमस्कार दोस्तों। आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 40 से 44 पे बात करेंगे। सेक्शन 40 से 44 जो सेक्शन हैं वो बात करते हैं न्यायालय के निर्णय की रिलेवेंसी की। किसी कोर्ट का निर्णय एक बार आ जाता है तो उस निर्णय को किसी दूसरे मुकदमे में कब सुसंगत होगा, कब सुसंगत नहीं होगा, ये बात हो रही है। तो सेक्शन 40 से लेकर के 42 तक 40, 41, 42 ये बात करते हैं कि पहले किसी केस का जो जजमेंट है वो दूसरे केस में रिलेवेंट हो जाएगा। तो वो कौन कौन से 3 मामले हैं वो हम अभी बात करेंगे। उसके बावजूद सेक्शन 43 ये कहता है कि किसी भी मामले में बात करता है जब आमतौर पे किसी भी एक केस का निर्णय किसी दूसरे केस में रिलेवेंट नहीं होगा, लेकिन उसमें भी 2 एक्सेप्शंस हैं, वो हम जब सेक्शन 43 पे जाएंगे तब बात करेंगे। तो मोटे तौर पे बात यह है कि सेक्शन 43 जो है वो ये कहता है कि जनरली कोई भी केस का जजमेंट है वो किसी दूसरे केस में रिलेवेंट नहीं होगा। और सेक्शन 40 से लेकर के 42 तक ये बात करते हैं कि किन किन मामलों में किसी एक केस का जजमेंट दूसरे केस में रिलेवेंट होगा। तो सेक्शन पहला 40 है। 40 तो ये कहता है कि जो रेस जुडिकाटा वाला मैटर होता है, जैसे सीपीसी में आपने पढ़ा होगा सेक्शन 10 में, तो यहाँ पे वो कहता है कि अगर एक मामले का निर्णय हो चुका है तो उस मामले की जो पार्टी है सेम है, सब्जेक्ट मैटर सेम है, और फिर कोई उसमें से पार्टी दोबारा से कहीं केस फाइल करती है तो वो एडवर्स पार्टी उसमें पहले वाले जजमेंट को ला करके कोर्ट को दूसरी केस की प्रोसीडिंग करने से रोक सकती है या दूसरे केस को चलने से रुकवा सकती है। वहाँ पे उस केस की रिलेवेंसी होगी, वो माना जाएगा कि हाँ ये डिसाइड हो चुका है, अब इसको दोबारा से यहाँ पे नहीं चलाया जा सकता। मेनली हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही बात सिद्ध करनी है कि ये चीज़ रिलेवेंट है, और रिलेवेंट है तो कैसे है, कहाँ इसका प्रावधान है। तो रेस जुडिकाटा के लिए जब हम लाते हैं जजमेंट पहले वाले कोर्ट का, तो वो हम बताएंगे कोर्ट में कि जिस इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 40 ये कहता है कि अगर एक केस डिसाइड हो चुका है सेम मैटर पे और सेम सब्जेक्ट मैटर पे और सेम पार्टी के बीच में, तो वो दूसरी कोर्ट में पहले वाले जजमेंट को दूसरे किसी भी कोर्ट में अगर कोई केस चलाता है तो पहले वाले जजमेंट को लाया जा सकता है और उसको यहाँ पे कोर्ट को उसी केस को दोबारा से चलाए जाने से रुकवा सकते हैं। ऐसी यहाँ पे सेक्शन 40 में बताई है पहले किसी कोर्ट के जजमेंट की। तो फिर इसके बाद सेक्शन 41 है। 41 उन हालातों की बात करता है जिन मामलों में प्रोबेट का मामला है, मैट्रिमोनियल मामला है, एडमिरली का मामला है, इंसॉल्वेंसी का मामला है। ये इस तरीके के मामले में जो भी कोई कोर्ट सर्टिफाइड करता है, ऑर्डर पास करता है, वो पूरे जगत के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने एक नोटिस है कि ये देखिए कि इस आदमी का इस बिल में जो प्रॉपर्टी लिखी गई है उस पे इसका पूरा राइट है। तो उसके बावजूद उस पे अगर कोई ब्लेम करता है या उस पर कोई चैलेंज करता है तो वो पार्टी जिसने प्रोबेट प्राप्त किया हुआ है वो उसको प्रूफ के तौर पे ला सकता है, और ये एक कंक्लूसिव है। कोर्ट उसको जब दूसरी पार्टी उसको चैलेंज करती है प्रोबेट को या मैट्रिमोनियल मैटर्स को, तो वहाँ पे ये जो पहली कोर्ट का जजमेंट है ये अपने आप में कंक्लूसिव प्रूफ होगा। कंक्लूसिव प्रूफ में ये होता है कि दूसरी पार्टी को रिब्यूटल राइट नहीं होता है। इसके बावजूद सेक्शन 42 में बात करता है जब किसी पब्लिक नेचर का कोई मुकदमा होता है, जैसे किसी आम रास्ते की बात कोई मुकदमा हुआ और ये जैसे कोई ए या बी के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, ए कहता है कि ये मेरी ज़मीन है, बी कहता है कि नहीं ये तो आम रास्ता है, और बी इसमें जीत जाता है। उसके बावजूद उसी ज़मीन के ऊपर सी आकर के मुकदमा करता है और सी कहता है ये आम रास्ता है, ए उसको मना करता है कि नहीं ये आम रास्ता नहीं है, ये मेरी ज़मीन है। तो यहाँ पे सी पहले वाले मुकदमे का जो ए और बी के बीच में हुआ था
उसी ज़मीन के लिए, और जो जिसमें बी कह रहा था कि ये रास्ता है, तो और वो उसमें बी जीत जाता है, तो बी का जो ऑर्डर जीता हुआ है, जिसमें बी जीता हुआ है, उस ऑर्डर को ला करके यहाँ पे जब सी केस फाइल करता है, तो यहाँ उस केस को कोर्ट में उस जजमेंट को यहाँ कोर्ट में ला सकता है, दिखा सकता है, और कोर्ट उसको रिलेवेंट मानेगी, क्योंकि ये एक्ट कहता है हमारा सेक्शन 42। इसके बावजूद 43 अगर इसको 43 में कहता है कि जनरल रूल, जो हमने पहले भी स्टार्टिंग में बात करी थी कि 43 में कहता है कि जनरली कोई किसी भी केस का जजमेंट किसी दूसरे केस में रिलेवेंट नहीं होगा, लेकिन कहता है कि दो मामले ऐसे हैं कि इन जनरली जो बात हम कर रहे हैं उसमें एक्सेप्शन ये है कि पहला मुकदमे का अगर कोई जजमेंट है वही फैक्ट इन इशू है, यानी कि उसी पे विवाद है, उसी पे विवाद का मैं यहीं पे साथ के साथ एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए किसी मामले में किसी आदमी को कन्विक्शन की गई थी, और दूसरी बार अगर उसके ऊपर कोई मान लो चोरी का केस चला हुआ है, और चोरी के केस में उसके साथ साथ एक तो चोरी फैक्ट इन इशू हो गया, दूसरा ये भी एक फैक्ट इन इशू है कि उसको पहले कन्विक्शन हुई है, तो ये भी एक फैक्ट इन इशू है। तो फैक्ट इन इशू के मामले में हम उसकी जो पहले कन्विक्शन वाला ऑर्डर है उसको लाके दिखा सकते हैं, और कोर्ट इसको रिलेवेंट मानेगी। उसके बावजूद ये कहता है कि रिलेवेंट अंडर सम अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, यानी कि तब भी पहले किसी केस का जजमेंट दूसरे केस में रिलेवेंट हो जाएगा अगर उसमें इस एक्ट का कहीं प्रोविज़न इस चीज़ को अलाउ करता है। जैसे कि मैं इसको एक एग्जांपल के माध्यम से, एग्जांपल है ये डी एग्जांपल है, उसमें है ए हैज़ ऑब्टेन्ड ए डिक्री फॉर द पोजीशन ऑफ लैंड अगेंस्ट बी। सी, जो कि बी का लड़का है, वो मर्डर करता है ए का। तो यहाँ पे ए ने जो ऑब्टेंड की थी डिक्री, और इसमें बी जो है हार गया था, तो बी का लड़का ए का मर्डर कर देता है। इस मर्डर के केस में जब सी को एक्यूज़ बनाया जाता है, तो ये कहा जाता है कि ए केस जीत गया था, इसलिए बी के लड़के ने बी अपने पिताजी का या बी का जो है बदला लेने के लिए ए का मर्डर कर दिया। तो यहाँ पे मोटिव शो करने के लिए, मोटिव को सिद्ध करने के लिए वो इसके एक्ट के सेक्शन 8 के तहत उसका मोटिव प्रदर्शित करने के लिए उन दोनों के बीच में जो पहले मुकदमा चला था उसके ऑर्डर को यहाँ पे ला करके दिखा सकता है। इस प्रकार हमारा जो जनरल रूल ये कहता है सेक्शन 43 में कि किसी भी केस का जजमेंट, फैसला, डिक्री वो किसी दूसरे में रिलेवेंट नहीं हो सकता। तो ये दो एक्सेप्शंस थे। अब जनरल रूल का मैं एक एग्जांपल पढ़ता हूँ जो कि इसका 20 एग्जांपल बिल्कुल क्लियर करता है कि ए है जो प्रोसिक्यूट किया जाता है, सॉरी ए प्रोसिक्यूट करता है बी को फॉर अडल्ट्री विद सी, जो कि ए की वाइफ है। यानी कि ए जो है बी के ऊपर इस बात के लिए केस फाइल करता है कि वह अडल्ट्री किया गया है उसकी वाइफ जो है सी उसके साथ में। तो यहाँ पे बी को कन्विक्शन हो जाती है, और उसके बावजूद सी कहती है कि मैं तो बी की वाइफ हूँ, और उसके बाद दोबारा से जब केस चलता है तो ए कहता है कि जी मैंने पहले भी इस मामले पे केस जीता हुआ है, और बी जो है अडल्ट्री के लिए कन्विक्टेड हुआ था। तो यहाँ पे मना कर दिया जाएगा कि पहले वाले केस का यहाँ पे आप जो जजमेंट है वो यहाँ पे नहीं ला सकते, वो रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि ये हमारा सेक्शन 43 बिल्कुल क्लियर कट मना करता है कि किसी भी केस का जजमेंट किसी दूसरे केस में रिलेवेंट नहीं होगा। और जब रिलेवेंट होगा भी तो वो उसने दो एक्सेप्शन दिए उन हालातों का, इसने एक्ट में जिक्र किया गया है। इसके बावजूद सेक्शन 40 से लेकर के 42 तक वे मामले बताए जिनमें कि किसी एक केस का जजमेंट किसी दूसरे केस में रिलेवेंट होगा। तो इस प्रकार सेक्शन 40 से लेकर के 43 तक तो इनकी रिलेवेंसी की बात थी। उसके बावजूद सेक्शन 44 में बात करता है कि कोई एक जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री किसी दूसरे केस में ला करके प्रूव कराया भी जाता है, तो दूसरी एडवर्स पार्टी
उस जो जजमेंट ऑर्डर लाया जाता है उसको ये कह करके उसको कैंसिल करवा सकती है, उसको कोर्ट में रिलेवेंट कराने से या प्रूव करने से मना कर सकता है, करवा सकता है, क्या कह करके कि ये जो पहले वाला ऑर्डर है ये जिस कोर्ट ने पास किया था वो कोर्ट कॉम्पिटेंट ही नहीं थी, इनकॉम्पिटेंट थी इस तरीके का ऑर्डर पास करने का, क्योंकि उसके पास ज्यूरिडिक्शन नहीं था। वो जो भी ज्यूरिडिक्शन रहा हो, चाहे आपका मनी ज्यूरिडिक्शन है चाहे आपका लोकल ज्यूरिडिक्शन है, उसके बावजूद अगर वो उसने ऑर्डर, दूसरी बात यह है कि अगर वो फ्रॉडुलेंटली लेके आया है तब भी उसको यहाँ पे चैलेंज किया जा सकता है, या उन्होंने कोलूजन के माध्यम से वो डिक्री या ऑर्डर पास करवा लिया है। कई बार क्या होता है कि दो पार्टी, कोलूजन का मतलब ये होता है कि दो पार्टी आपस में मिल करके और पहले से सोच करके कि अगर हम ये दोनों मुकदमा डिसाइड करा लेते हैं तो किसी दूसरे मुकदमे में जा करके हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस तरीके का अगर कोई चीज़ ऑर्डर पास करवाया है तो वो भी चैलेंज किया जा सकता है। तो ये सेक्शन 40 से लेकर के 44 तक थे। तो मैंने इसमें जल्दी जल्दी प्रयास किया है कि इसमें इसका जो सार है वो क्लियर किया जाए।